हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बैंक के बारे में जो नॉर्मल जानकारी लेनी थी हम जान ली थी। सावधि जमा खाता, मांग जमा खाता में डिफरेंस भी हमने देख लिया था। आज हम मुद्रा का मापन पढ़ेंगे। ठीक है, मुद्रा का मापन मतलब कि मुद्रा कैसे मापी जाती है, तो हम उसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। किसी भी समय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा को मापने के लिए केंद्रीय बैंक कुछ मापकों का प्रयोग करती है। भारत में मुद्रा आपूर्ति का मापन M0 के साथ साथ M1, M2, M3, M4 का उपयोग होता है। यह वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया गया था। आपने M0, M1, M2, M3 बारे जब आपने इकोनॉमी नॉर्मली आपने सबने पढ़ी होगी, तो आपने M0, M1, M2, M3, M4 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और ये मुद्रा के मापक होते हैं। M0 के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। M0 मतलब कि जितनी वस्तु सेवा का उत्पादन होता है उतनी मुद्रा छापती है RBI का छापना हुआ मुद्रा। और M3 मतलब कि ब्रॉड जो इतना वो मार्केट में काम करके आई। सबसे ज़्यादा ब्रॉड तो M4 होता है, लेकिन M4 में वो पोस्ट ऑफिस का कुछ पैसा जुड़ा होता है। लेकिन आजकल पोस्ट ऑफिस इतना चलता नहीं है, पोस्ट ऑफिस का इतना पैसा कोई मान्यता नहीं है, लोग इतना ज़्यादा जमा करते नहीं, पहले बहुत करते थे। तो M4 पहले सबसे ब्रॉड माना जाता था, लेकिन अब M3 को ब्रॉड मान लेते हैं अपन। ठीक है, ब्रॉड मतलब कि व्यापक, मतलब कि बड़ी मुद्रा जो कितना काम करके आई है मार्केट में उस हिसाब से। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा को मापने के लिए केंद्रीय बैंक ने इन मापकों का उपयोग किया है। अब तो कुछ नए मापक भी आ गए हैं, NM1, MN, तो ऐसे करके कुछ है, तो उसके बारे में मैं आपको नए मापन के बारे में बताऊंगी। लेकिन वो भी इतनी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी केवल इन्हीं का उपयोग कर दिया RBI मुद्रा को मापने के लिए कि आखिर मार्केट में मनी कितना है। और RBI ने नोट कितने छापे थे M0, जो कि GDP में वस्तु और सेवाओं की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देश में एक साल में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका मूल्य के बराबर ही RBI नोट छाप सकती है। उससे ज़्यादा नोट छापेगी तो महंगाई आ जाएगी, कम नोट छापेगी तो मंदी आ जाएगी। इसलिए स्थिरता रखने के लिए M0 में ही नोट छापे जाते हैं। ठीक है, और M3 जो नोट की कितनी औकात है, वो कितना काम करके आया है, ये बारे में अपन डिस्कस कर चुके पहले। ठीक है, तो आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इनके अंदर आता है क्या क्या है, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है कि M0 के अंतर्गत कौन सी मनी आती है, M1 के अंतर्गत कौन सी मनी आती है, M2 के अंतर्गत कौन सी मनी आती है, और M4 के अंतर्गत कौन सी मनी आती है। इसके बारे में आज मैं विस्तार से जानूंगी। शायद ये आपने आज से पहले कभी नहीं जाना होगा, और आपने इनका नाम सुने होंगे, बुक्स में पढ़ लिया होगा कि हाँ भाई इसके अंतर्गत ये आता है, या अंतर्गत ये आता है, लेकिन अब इसके बारे में आज विस्तार से जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम M0 को हम बोलते हैं रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी। रियल में RBI ने कितने नोट छापे हैं, तो वो नोट कहाँ कहाँ पे होंगे, RBI के छापे हुए नोट कहाँ कहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले तो जनता के पास होंगे, क्योंकि जनता के सर्कुलेशन में होंगे। ठीक है, और RBI के पास बैंकों ने जो जमा कर रखा होगा वो पैसा होगा। RBI के पास अन्य जमा सभी की, जैसे कि RBI के पास कुछ खाते भी होते हैं, जैसे सरकार भी कुछ खाते खुलवाती है RBI के पास। गवर्नर खुद मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना RBI गवर्नर, इनके भी खाते RBI के अंदर होते हैं। और उसके बाद प्रचलन में मुद्रा, मतलब कि जो जनता के पास है और मार्केट में जो सर्कुलेट हो रही है मुद्रा, मतलब स्टार्टिंग में छापी हुई मुद्रा जब मार्केट में RBI वितरित करता है, तो ऑब्वियसली RBI की मुद्रा मार्केट में भी रहती है, RBI की कुछ अपने पास भी रहती है, RBI की जो बैंकों के अकॉर्डिंग जमा भी होती है। तो ये सारी मुद्रा इसको बोलते हैं M0 बोलते हैं। और इसे हाई पावर्ड मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर रखती है, बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये लिक्विडिटी से मार्केट में फैल जाती है, कभी भी तरल, मतलब बहुत ज़्यादा पावर होती है। और रिजर्व मनी आरक्षित है, क्योंकि ये RBI के पास आरक्षित है, लोगों के पास आरक्षित है, और इसके ये मतलब जितना ज़्यादा वो चाहे उतना बूम कर सकती है, इसलिए इसे आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं। अब होती है संकीर्ण मुद्रा। संकीर्ण मतलब कि छोटी मुद्रा। छोटी मुद्राओं के अंतर्गत हम तो M1 व M2 को लेते हैं। M1 के अंतर्गत हम जनता के पास नकदी जमा प्लस जनता के पास डिमांड डिपॉजिट प्लस RBI के पास अन्य जमा, इसके अंतर्गत और कुछ नहीं है। तो इससे कि जो M0 होता है ना, उसमें प्लस कर देंगे कि जनता का डिमांड डिपॉजिट। जो बैंक में खाते होते हैं, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है और एक होता है टाइम डिपॉजिट। जो मांग जमा बताया था मैंने, मांग जमा के अंतर्गत मैंने जो करंट और सेविंग अकाउंट वाला जो बताया था ना, वही इसमें होता है M1 के अंतर्गत। इसमें टाइम डिपॉजिट वाला पैसा नहीं आएगा, इसके अंतर्गत केवल वही आएगा जो कि हमारे करंट और सेविंग अकाउंट में, तो क्योंकि उनका सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी इंसान कभी भी निकलवा सकता है और कभी भी कर सकता है, मतलब डाल सकता है, तो वो भी सर्कुलेशन में अच्छे से आ जाते हैं। तो M1 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इसमें केवल M0 प्लस जो जनता का डिमांड डिपॉजिट होता है ना, उसी को लिया जाता है M1 के अंतर्गत। तो M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघर, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंकों में कुल जमा, मतलब कि M1 के अंतर्गत M2 के अंतर्गत किसको लेंगे, M1 के अंतर्गत जैसे कि M0 प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है प्लस
जो पोस्ट ऑफिस में पहले लोग जमा करें, आपको पता हो तो पोस्ट ऑफिस में अपने दादाजी वगैरह से पूछना, पोस्ट ऑफिस में पहले खाते खुलते थे और लोग वहाँ पे पैसा जमा करते थे, क्योंकि लोगों को बैंकिंग सुविधा इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती थी और उन्हें अपना पैसा सेव करना होता तो पोस्ट ऑफिस भी ये फैसिलिटी देता था। लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, लोगों को बैंकों की सुविधा उपलब्ध है, पर सिर्फ वो पोस्ट ऑफिस वगैरह में अपना खाता नहीं खुलवाते और इतना पैसा नहीं डालते उसमें, तो वो अब थोड़ा बंद हो गया है। तो M2 के अंतर्गत वही आता है कि M1+ से जो पोस्ट ऑफिस में जमा होता है। अब होती है हमारी व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा के अंतर्गत जो होती है ना, मतलब कि बड़ी मुद्रा होती है और इनकी तरलता काफ़ी कम होती है। अब मैं आपको तरलता का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगी, पहले अपन इनको समझ लेते हैं अच्छे से कि ये मुद्रा जो मापन होते हैं ना, मुद्रा मापक जो होते हैं ना, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे PCS वालों का, तो ये हॉट टॉपिक होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे। तो आप इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि M1 के अंतर्गत क्या था, M0 के अंतर्गत क्या था, M2 के अंतर्गत क्या था और M3 M4 के अंतर्गत। M3 जो होती है ना, वास्तव में जो होती है ना, ये RBI का जो मापन होता है, जो कि RBI सच में मापती है कि कितना काम करके आया पैसा और देश की GDP कितनी होगी हमारे देश की, कि भाई इतना GDP होगा कि कितना ग्रोथ करके आया हमारा पैसा, ठीक है। तो M3 के अंतर्गत हम रखेंगे M1+ बैंकिंग प्रणाली में जनता का टाइम डिपॉजिट। ऑब्वियसली इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें वही होता है M1 के अंतर्गत, जैसे कि इसमें करंट, जैसे पहले M1 में क्या था, केवल डिमांड डिपॉजिट को मिक्स किया था, इसमें हम टाइम डिपॉजिट को भी ऐड कर देंगे, तो वही हमारा M3 हो जाएगा, ठीक है। कि RBI के पास कितना पैसा है, वो जनता के पास कितना पैसा है, वो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सारा पैसा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इसमें केवल पोस्ट ऑफिस वाला पैसा नहीं आएगा, वो M4 के अंतर्गत हम पोस्ट ऑफिस वाले पैसे को मिक्स कर देंगे, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र को छोड़कर, क्योंकि पहले से ही RBI के अंतर्गत आ चुकी है, क्योंकि RBI सरकार अपना पैसा RBI के अंतर्गत जमा करती है, जो राष्ट्रीय प्रमाण पत्र वगैरह का पैसा होता है वो उसी के अंतर्गत आ चुका होता है डाकघर का, तो उसके अंतर्गत हम इस चीज़ को को सम्मिलित नहीं करते। तो M4 के अंतर्गत हम समझ के वो डाकघर का वो जोड़ देते, ठीक है। तरलता के आधार पर, लिक्विडिटी के आधार पर M1 सबसे ज़्यादा होती है, M2 की सबसे फिर उससे कम, फिर M3 की सबसे कम, फिर M4 की सबसे कम होती है। व्यापकता के आधार पर M4 सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे M4 के पास होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत RBI के पास जितने पैसे हो, जनता के पास हो, करंट अकाउंट मतलब डिमांड डिपॉजिट का हो, टाइम डिपॉजिट का हो, पोस्ट ऑफिस का हो। तो मैंने आपको M0, M1, M2, M3, M4 के बारे में सब समझा दिया। M0 के अंतर्गत जो कि मतलब जो RBI का खुद का छापा हुआ पैसा होता है, तो RBI का खुद का छापा हुआ पैसा कैसे होगा, एक तो RBI के पास होगा सभी की जमा, चाहे वो अन्य बैंकों की हो या फिर गवर्नमेंट सबकी हो, या फिर खुद जनता के पास जो पैसा होता है वो। M1 के अंतर्गत क्या होगा है कि जो RBI के पास जितना भी जमा होता है वो सारा पैसा, और जो जनता के पास की नकदी के रूप में होता है और जनता के डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा होता है। M2 के अंतर्गत केवल M1 के अंतर्गत जो डाकघर का पैसा होता है वो जुड़ जाता है, इसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर होती है। और M3 के अंदर, अब व्यापक मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो M3 और M4 आते हैं, क्योंकि M3 के अंतर्गत जो होता है ना M1+ जो भी बैंकिंग प्रणाली में जो टाइम डिपॉजिट होता है ना वो सारा होता है, और M4 के अंतर्गत M3+ जो डाकघर का जितना भी पैसा होता है सारा होता है। तो व्यापकता के आधार पर आप समझ जाओगे कि जितनी ज़्यादा मनी लोगों के, जितनी ज़्यादा मनी जिस फॉर्म में होती है वही सबसे ज़्यादा व्यापक होगा। तो M4 सबसे व्यापक होगा, M3 सबसे व्यापक होगा, फिर M2, फिर M1, ठीक है। और तरलता की बेसिस पे, तरलता की बेसिस पे आपको पता है कि तरलता मतलब कि जो मनी आराम से मार्केट में सर्कुलेशन में आ जाए, तो सबसे ज़्यादा तरलता M0 की होगी, क्योंकि RBI ने जितने नोट छाटे वहाँ पे RBI के पास है, जनता के पास है, ऑब्वियसली उसी की तरलता सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद M1 की, क्योंकि जो हमें पता है कि डिमांड डिपॉजिट वाले पैसे को हम कभी भी मार्केट से निकलवा सकते हैं, तो M1 की होगी। फिर M2 की जो डाकघर वाले पैसे हो जाएंगे। M3 की फिर होगी, क्योंकि उसमें जो टाइम डिपॉजिट उसमें निकालने पे टाइम लगता है तो उसकी कम हो जाएगी, और M4 की भी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो तरलता को मैंने, जैसे कि आप इसको तरलता की डेफिनेशन लिख के, किसी भी चर को नकदी में बदलने की क्षमता, तीव्रता, तरलता जितनी अधिक होगी उसकी तरलता उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसे हम आराम से जब जितना चाहे उतना मार्केट में सर्कुलेशन में ला सकते हैं, उसे नकदी में कभी भी बदल सकते हैं, उसे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उसकी तरह उसको तो वो तरलता उसकी सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट में गए, यदि आपके पास पैसा है तो आप किसी वस्तु को जल्दी खरीदेंगे, लेकिन अगर यदि आपके पास सोना है तो आपको सोने को बेचने जाएंगे, फिर उसकी तरलता मापी जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तरलता होती है पैसों की, क्योंकि पैसों से आप कभी भी किसी भी जगह कुछ भी खरीद सकते हो। उसके बाद होती है सोने की, क्योंकि सोना चलो ठीक है, आपको सोने को बेच के फिर उसके बाद आप उससे पैसा लेके फिर कुछ भी खरीद सकते हो। उसके बाद गेहूँ की होती है, फिर शेयर बाजार में जो पैसे होते हैं शेयर में लगे हुए, वो सबसे कम तरलता होती है। जो प्रॉपर्टी होती है,
कि आपको कुछ खरीदना है तो पहले प्रॉपर्टी सेल करने जाऊँगी, उसके लिए उस बंदे को ढूंढूंगी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहेगा, उसकी इस हिसाब से आपकी तरलता को माप सकते हो आप, ठीक है। तो गोल्ड की तरलता, जबकि निष्केश की तरलता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि गोल्ड की थोड़ी कम होती है उससे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरबीआई कौन से मेथड का सबसे ज़्यादा उपयोग करती है। आरबीआई सबसे ज़्यादा M3 मेथड का यूज़ करती है जीडीपी के मापने में। इसे M3 को एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी कहते हैं। ये ज़रूर याद रखना, इसका नाम पॉइंट, ये पूरा एक पूरा पॉइंट बना के लिख देना। एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी कहते हैं, रिसोर्स भी कहते हैं। और आरबीआई जो होती है ना, जीडीपी के मापने के लिए M3 मेथड का यूज़ करती है, क्योंकि M3 जो होती है ना वो सबसे, आपको पता है, ब्रॉड, सबसे व्यापक होती है। क्योंकि डाकघर में आजकल कोई पैसा जमा नहीं करता, तो M4 का तो उपयोग इतना होता नहीं है अब, तो M3 को ही सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है। और आरबीआई केवल M3 मेथड का ही यूज़ करती है, और इसलिए इस मेथड को एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी कहते हैं, ओके। तो ये आज हमारा मुद्रा का मापन का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको M0, M1, M2, M3, M4 समझ में आ गया होगा। देखो, M0 के अंदर कुछ नहीं होता है, जो पैसा जो होता है ना सर्कुलेशन में होता है, जैसे आरबीआई के पास पैसा होता है और जनता के पास और मार्केट में जितना पैसा होता है उससे M0 में रखा जाता है। M1 के अंतर्गत कुछ नहीं होता है। M1 के अंतर्गत केवल हम डिमांड डिपॉजिट को प्लस करते हैं उसके अंतर्गत, जो कि हमारा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है। M2 के अंतर्गत हम उसमें M1 में जो है उसके अंदर केवल डाकघर का पैसा और सम्मिलित कर लेते हैं। M3 के अंतर्गत हम डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ जो होता है ना हमारा टाइम डिपॉजिट को भी सम्मिलित कर देते हैं, जो कि सबसे वैल्यूबल व्यापक मुद्रा जो होती है ना वो M3 को माना जाता है। और M4 के अंतर्गत जो M3 होता है उसके अंतर्गत फिर डाकघर के पैसे को सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये तरह से M4 का हो जाए। तो M4 सबसे ज़्यादा ब्रॉड होगा, फिर M3 होगा, फिर M2 होगा, फिर M1 होगा, फिर M0 होगा, व्यापकता के आधार पर और तरलता के आधार पर, कि जो पैसा सर्कुलेशन में ज़्यादा होता है, जो जल्दी से हम जिसको यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, नकदी के रूप में जल्दी परिवर्तित हो जाता है, जिस तो सबसे ज़्यादा तो M0 का होगा, क्योंकि M0 को हम कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद M1 का होगा, क्योंकि M1 को जब अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद M2 का होगा, फिर M3 का होगा, क्योंकि टाइम डिपॉजिट को नकदी होने में टाइम लगेगा, और M4 का सबसे कम होगा, ठीक है, तरलता। और आरबीआई कौन सी मेथड का यूज़ करती है, तो आरबीआई M3 का ही मेथड का यूज़ करती है, जो कि हमारा जीडीपी के मापन में होता है। और इसे एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी कहा जाता है। इसे ज़रूर याद रखना, ये लाइन काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये IMP है, इसको जल्दी से याद रखना। और ये M1, M0, M3, M4 पूछे जाते हैं बहुत बार। और मुद्रा का मापन बहुत ज़्यादा IMP है, इसीलिए मैंने इसके लिए आपको पूरा एक दिन का समय लिया है। आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से नोट्स बनाना, इस तरह से मैंने बनाया, इसी तरह से प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट्स बनाना। और आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से क्लासेस लेते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अपने नोट्स बनाते रहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने नोट्स बनाते रहिए। हमारी इस सीरीज़ का मकसद यही है कि समझा तो कोई भी देगा, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।